गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेंट्रल बैंक। इससे पहले हमने क्या देखा था, कमर्शियल बैंक्स। हमने डिस्कस भी किया था कि आपके सिलेबस में सेंट्रल बैंक जो है इसको पढ़ने के साथ साथ हमें कमर्शियल बैंक के बारे में भी पढ़ना। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कमर्शियल बैंक का जितना पोर्शन था वो हमने पूरा कवर किया है। कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक के जो है मेन जो है अपने फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है उसके, इन पर हमने बात किया था। लोन देना और अपना पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करना, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस है जिनके बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने मनी क्रिएशन या फिर आपका मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से काम करता है या उसकी वर्किंग क्या है मनी क्रिएशन की कमर्शियल बैंक में, इसका पूरा जो प्रोसेस है वो भी हमने देखा था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक और उसके फीचर्स की बात करेंगे प्लस उसके फंक्शंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का जो आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और ये मान सकते हैं आपके इसके जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस यूनिट से, सेंट्रल बैंक में से, और ज्यादातर पूछा जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या बातें हैं जिनको हमें यहाँ पर रखना है। चले सबसे पहले सेंट्रल बैंक के बारे में अगर हम बात करें, अ बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब समझते हैं कि उच्च, ठीक है, सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये बात यहाँ पर हो रही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, देश में सबसे बड़ी बैंक अगर कोई है तो वो सेंट्रल बैंक है। दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्या करती है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करती है। कंट्री के अंदर जो पूरा मनी का सिस्टम है, ठीक है, पैसा आएगा जाएगा, कितना छापना है, ठीक, कितना प्रिंट करना है, किस बैंक के पास किस तरह से पैसा रहेगा, ये सारी चीजों को देखने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है कंट्री में। एग्जाम्पल जो है इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑपरेट करता है कंट्री के अंदर, ठीक है, एज अ सेंट्रल बैंक। यहां तक क्लियर है? सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ जानकारी समझ में आई आपको कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के अंदर फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम को संभालता है, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस। जी हाँ, आरबीआई के बारे में अगर हम और बात करें तो आरबीआई जो है वो 1935 1935 में कलकत्ता में जो है, ठीक है, अपना एस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले 1 अप्रैल, ये डेट था। इससे पहले एम्पेरिकल बैंक हुआ करती थी। हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बताऊं, ये आरबीआई जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक बैंक ऑफ इंडिया भी आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है ये आपके कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो बिल्कुल अलग रखना चीजों को, एक जैसे नाम है तो सुनने और समझने में कहीं गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। फीचर्स क्या है देखेंगे, आरबीआई के फीचर्स क्या है इनके बारे में अगर हम बात करें, अगर आरबीआई के फीचर्स के बारे में, सबसे पहला फीचर क्या है, इट इज एन एपेक्स बैंक इन द कंट्री। मतलब वही बात हो गई कि जितने बैंक है उन सब में टॉप पर आता है कौन, सब में टॉप पर कौन आता है, आरबीआई, ठीक है, सभी बैंकों से ऊपर। आगे देखो, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली, और अगर हम लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बैंक जो है, मतलब आरबीआई जो है वो पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती है। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पर ये मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आप लोग हैं, आप डायरेक्टली डील कैसे कर सकते हैं? बैंक में जाओ, पैसा जमा करो, जिसको जरूरत हो बैंक से लोन ले लेगा, तो डायरेक्टली पर्सन जो है वो बैंक से क्या कर सकता है, डील कर सकता है। आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो कमर्शियल बैंक में, ये सब चीजें पॉसिबल है। आरबीआई में नहीं कर सकते हो, ठीक है, पब्लिक के साथ डील नहीं करती है। आप वहां जाके लोन मांगने लग जाओ, ए भैया हमें लोन दे दो, नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहां अकाउंट खुलवा लो, आप बोले नहीं हम पे बहुत पैसा है, हम ठीक है, हम अंबानी के खानदान से हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, हम वहां जमा करेंगे, वो कह देगा नहीं जाओ कमर्शियल बैंक में खाता खुलवाओ। तो पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं ये, ठीक है, समझ रहे हो। इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, मतलब देश में ये किस लिए काम करते हैं, देश में वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की भलाई करने के लिए, सेवा के लिए काम कर रहे हैं ये बैंक। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट टू इश्यू द करेंसी नोट्स, ठीक है। इसके पास क्या होता है, भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर आरबीआई अकेला ऐसा है जिसके पास अधिकार है किस चीज का, जिसके पास अधिकार है किस चीज का,
नोट प्रिंट करने का, नोट इशू करने का। ठीक है, ये बात समझते हैं क्या? ठीक है, यस सर। एक सेकंड देना मुझे। यस वेरी गुड। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जितने भी नोट हैं उनको इशू करने का काम जो है 2 से लेकर 2000 तक के सारे नोट जो हैं आरबीआई को अधिकार है वो इशू करने का। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। और किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है ना? आप घर के अंदर नोट छाप नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आरबीआई ऐसा कर सकती है। अगर आपने ऐसा किया तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, पकड़ लिए जाओगे। ठीक है, बहुत गलत होगा वो, देश के साथ गद्दारी होगी। चलिए, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? सबसे पहला, करेंसी अथॉरिटी। बैंक क्या करती है? नोट इशू करती है। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये चार जो हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें हम। करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू कह सकते हैं। क्या कहानी है? बैंक ऑफ इशू रेफर्स टू अ बैंक विच हैज द लीगल राइट टू इशू करेंसी। मतलब आरबीआई अकेला ऐसा बंदा है, ठीक है, बंदा नहीं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास अधिकार है नोट प्रिंट करने का। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी। सोल मतलब समझते क्या? अकेले। ठीक है, फॉर द इशू ऑफ करेंसी। वही सारी बातें कि 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सारे नोट कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगी, और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या लिखा है देखो, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, इन द कंट्री, मतलब 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन, ये कौन इशू करता है? हमने पढ़ा है। जी हाँ, कौन बताएगा? गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए, सेकंड क्या है हमारे पास? बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक एक करके पॉइंट है इसके अंदर, समझते जाएंगे। ठीक है, जी हाँ, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका? कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या है? गवर्नमेंट कीप्स इट कैश बैलेंस ऑन करंट अकाउंट्स। देखो बहुत ध्यान से समझते जाना, एक एक बात हम आराम से समझेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? अपना बैंक अकाउंट खोलती है। ठीक है, कहां पर? आरबीआई में। गवर्नमेंट के खाते कहाँ खुलते हैं? आरबीआई में खुलते हैं। ठीक है, कौन सा अकाउंट खुलवाएगी गवर्नमेंट? एक करंट अकाउंट खुलवाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अभी तक है, सेंट्रल बैंक। और वहां पर क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट, डिपॉजिट, मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और आरबीआई क्या करती है? सरकार के बिहाफ पर उस करंट अकाउंट से पैसे को क्या करती है? पैसे को क्या करती है? कहीं से आएगा तो डिपॉजिट करेगी। ठीक है, आ रहा है तो एक्सेप्ट करेगी उसको। किसी को पेमेंट देना है तो इस अकाउंट से करेंगे। ठीक है, मतलब कहीं से पैसा आएगा तो आरबीआई इस अकाउंट में गवर्नमेंट के लाके पैसा रख देगी, और अगर कहीं पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट इस अकाउंट से निकाल के, गवर्नमेंट के इस अकाउंट से निकाल के आरबीआई पैसा देगी। मतलब क्या है? देखो समझते जाओ यार। जैसे कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आप हो, आप अपना पैसा जो है जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो तो कमर्शियल बैंक से। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवाती है, पब्लिक का नहीं खुलता। ठीक है, ये मान लो गवर्नमेंट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को पैसा जमा करना है तो आरबीआई में करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहां पर जमा करेंगे। और किसी और को भेजना है, ठीक है, दिलवाना है पैसा, तो उसी करंट अकाउंट से निकाल के आरबीआई को कह देंगे भैया इन भाई साहब को पैसे दे दो। ऐसे काम चलता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कि सरकार क्या करती है? अपना जितना पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करके रखती है। मतलब हमारे लिए हमारी बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक है। और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए उनकी बैंक है। ठीक है, तो वही लिखा है कि कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का जितना लेखा जोखा, जितना पैसे का हिसाब किताब है वो कौन संभालता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस सर। मतलब ये है कि सरकार को किसी को पेमेंट करना है ना? सरकार ने किसी को मान लीजिए नेपाल को जैसे पैसे देने हैं, ठीक है, हमने उनसे कोई काम करवाया था, तो पेमेंट करेंगे तो किससे? करंट अकाउंट से कर दो।
और हमें कोई जो है पैसे आए हैं किसी काम के, तो वो सारा पैसा जो है अलग अलग जगहों से गवर्नमेंट के पास टैक्स वगैरह सबसे पैसा जितना आया वो करंट अकाउंट में ले जाकर रख देंगे अपन, ठीक है। सरकारी खजाना इसे कहते हैं, ठीक है। वो सरकारी खजाना कुछ नहीं है, सरकार का अकाउंट है वो, जो आरबीआई में रहता है, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ट्रेजरी। आगे देखो, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। देखो 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 ध्यान समझना, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। जैसे कमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देती है, ऐसे ही आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट को लोन देने का काम करती है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो बैंक कभी किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। आपको कुछ भी लोन लेने जाना है, बैंक से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। बिना कुछ गिरवी रखे अगर आप लोन ले रहे हो तो वो लोन देंगे ही नहीं। ऐसे ही गवर्नमेंट को कहते हैं वो, भाई साहब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। यहाँ देखो साफ लिखा है, अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब कुछ गिरवी रखो उसके बाद ही हम आपको जो है लोन देंगे, फ्री में तो हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है। so that the government can meet many shortfalls in receipt, मतलब अगर पैसा कम आ रहा है गवर्नमेंट के पास और उसकी जरूरतें हैं, मतलब खर्चे करने हैं तो जरूरी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, आरबीआई से जैसे लोन ले लेगी कुछ समय के लिए। एग्जांपल, गवर्नमेंट जो है टैक्स, अभी कोरोना का टाइम है, ठीक है, जैसे मान लो कोरोना में क्या हुआ कि लोगों ने टैक्स जो है, गवर्नमेंट ने कहा भैया कम दे दो या ठीक है थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, तो गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स भरने की डेट आगे बढ़ा दी, मतलब थोड़े दिनों बाद पे करना टैक्स, ठीक है, 3 महीने डेट आगे बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं कि लोगों को फ्री में राशन देना है और सब चीजें गवर्नमेंट जो करती है, दवाइयाँ, वैक्सीन और इन सब के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट जाएगी दौड़ी भागी किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, बोलेगी हाय दैया सुनो हमारे पास पैसा नहीं है, फटाफट से दे दो शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। वो कहेंगे ओहो सुनो भाई साहब फ्री में हम किसी को नहीं देते कुछ भी, सिक्योरिटी रखो कुछ भी, तो गवर्नमेंट के पास जो भी सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी होगा गिरवी रखने के लिए गवर्नमेंट गिरवी रख देगी आरबीआई के पास, और क्या करेगी, शॉर्ट टर्म लोन ले लेगी, है ना, 3 महीने के लोन ले लिया, उसके बाद जब लोगों ने टैक्स पे किया तो उस पैसे से वो लोन सेटल कर दिया। तो इस तरह से पूरा जो है काम चलता है। आरबीआई जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को लोन देने का काम करती है जब भी जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, क्लियर है, इस तरह से काम चलता है। नेक्स्ट, एडवाइजर, सलाहकार, ठीक है। द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर। भारत देश के अंदर अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो भी एडवाइसेस होती हैं, गवर्नमेंट जो है वो किसके पास जाती है, वो सलाह लेने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती है इन मैटर्स पे अगर सलाह चाहिए होती है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देश में अगर इनसे ऊपर कोई है नहीं, ठीक है, आरबीआई है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, मॉनेटरी सिस्टम में कोई भी नहीं है, बैंक में कोई भी नहीं है, इकोनॉमिक जो है, ठीक है, जो इकोनॉमी है उसमें आरबीआई का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आरबीआई, ठीक है। तो इन मैटर्स पे अगर सलाह चाहिए गवर्नमेंट को तो वो किसके पास जाती है, दौड़ी भागी जाती है एकदम फटाफट से एडवाइस लेने के लिए आरबीआई के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। जैसे होता है ना, मतलब स्कूल में होता है, लड़कियों को पता नहीं लड़कों के साथ होता है, जो एकदम ऐसे दबंग टाइप का लड़का होता है ना क्लास के अंदर, ठीक है, किससे लड़ाई हो जाए उसको दोस्त बना के उसको ले जाते हैं फिर अपन, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, या उसकी एडवाइस लेते हैं, अच्छा उसने मुझे मारा, बता मैं कैसे कैसे उसका खेल बिगाड़ूं अभी, तो ऐसे ही, ठीक है, एडवाइस का काम चलता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कौन, आरबीआई, बस इतनी सी बात है, ठीक है, याद रखो। आगे देखो, एजेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इट कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास जितना रुपए आना है आरबीआई उसको कलेक्ट करती है, ठीक है, और आरबीआई का जो करंट अकाउंट है उसके अंदर वो उसे इकट्ठा करती है, ठीक है। जितना भी टैक्स आएगा ना गवर्नमेंट का वो सब कौन कलेक्ट करेगा, आरबीआई कलेक्ट करेगी, ठीक है। सरकार को जितना टैक्स मिलना है वो सब आरबीआई के पास कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। एंड अदर पेमेंट्स, और भी रुपए अलग अलग जगहों से आने हैं गवर्नमेंट के पास, सिर्फ इससे नहीं आता, ठीक है। एक चैप्टर हमारा है गवर्नमेंट बजट, ठीक है, 6 नंबर का एक सिर्फ चैप्टर है और बहुत छोटा है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि टैक्स के अलावा नॉन टैक्स पेमेंट वगैरह भी कुछ चीजें होती है जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, दो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे टैक्स के अलावा अगर हम जनरल बात करें तो आप मुझे बताओ, अगर आप लाल बत्ती जो है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट जो है, वहां से अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो
क्रॉस कर जाते हो तो क्या होगा, चालान कटेगा। तो उससे जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है वो अदर पेमेंट, मतलब अदर रिसिप्ट है गवर्नमेंट के लिए, पेमेंट छोड़ दो, अदर रिसिप्ट है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट, अगर आप बिना टिकट के, ठीक है, बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं, टिकट लिखा था, हाँ, टिकट के, बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो और आपको टिकट कलेक्टर ने बोला भाई साहब टिकट नहीं, आ जाओ, उसने क्या कर दिया, बढ़िया पेनल्टी लगा दी, तो उससे भी गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट के टैक्स के अलावा रिसिप्ट होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलना है या गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी पेमेंट होने हैं वो सब कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा ना, आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है तो वो संभालने का काम कौन कर रहा है, बस यहाँ पर आरबीआई कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट? यस सर। बहुत बढ़िया, शानदार, यस जबरदस्त। सर। चलिए ठीक, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक और उनका सुपरवाइजर, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, हर जगह पॉइंट देखो। इससे पहले वाला क्या था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर है ये, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बैंक है एक तरह से ये। यहाँ पर देखो क्या लगेगा, बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक है और सुपरवाइजर है, क्या बात है। देखो सबसे पहला एज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है, बैंकों की बैंक है तो कुछ तो होगा। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, एक कॉन्सेप्ट हम अभी आगे देखने वाले हैं और यहाँ पर उसका जिक्र है तो समझेंगे हम। CRR, ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है सर, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे तो इस पॉइंट को क्या बात की जा रही है उसमें समझिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए बैंक है, ये आप हैं, बच्चे जितना एग्जाम्पल दे रहा हूं ना आपको लास्ट में ये एग्जाम्पल्स ही हेल्प करेंगे अगर आप ये एग्जाम्पल्स याद रखते हो तो। बाकी ये थ्योरी लिखा है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिर्फ समझने हैं। और वो कैसे समझ पाओगे आप, ये जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको अगर आप ध्यान में रखते हो, उनको अगर आप पकड़ते हो तो फिर आपकी कहानी जो है वो आसान हो जाती है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके पास बहुत रुपया है, ठीक है, आपने बैंक में जाके 10 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, और ये एक और व्यक्ति हैं, बैंक इनको वादा कर चुकी है कि हम आपको 7 लाख रुपए देंगे लोन का, ठीक है, इन्हें लोन दे रही है, बैंक के पास 3 लाख रुपए बचा हुआ है, उस 3 लाख के बैंक 2 हिस्से करेगी, ठीक है, एक हिस्सा बैंक जिसे SLR कहती है, दूसरा हिस्सा बैंक जिसे CRR कहती है। CRR वाला हिस्सा जो है वो क्या करती है, बैंक आरबीआई को दे देती है और कहती है कि सुनो इसको तुम रखो, ठीक है, क्योंकि आरबीआई कहती है कि हमें दो, हम रखेंगे उसको, और SLR वाला जो है वो बैंक के पास रहता है। तो 3 लाख बचे, उसमें से 2 लाख बैंक ने अपने पास रख लिया और 1 लाख रुपए जो है बैंक ने आरबीआई को दे दिया। मतलब ये है कि जो भी रुपए डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक में, वापस से सुनेंगे बेटे, जो भी रुपए बैंक में, कमर्शियल बैंक में जमा होता है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जमा कराती है उसे हम CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो कि ये है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको समझ में आया CRR क्या होता है या नहीं? यस सर आ गया। क्लियर है? यस सर आ गया। अब CRR का इस्तेमाल कैसे होता है ये सब बातें हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझना है कि CRR क्या होता है। तो वापस से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, CRR जो है वो हिस्सा होता है कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का, जो आया है कमर्शियल बैंक पे डिपॉजिट, उसका वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई के यहाँ पर जमा कराती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। SLR क्या होता है, SLR वो रुपए होता है जिसे बैंक क्या करती है, अपने पास संभाल कर रखती है। SLR वो हिस्सा होता है जिसे बैंक अपने पास संभाल कर रखती है और इस SLR से बैंक अपने डेली के खर्चे जो मैनेज करती है। मान लीजिए ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है, ये अपना बिल पेमेंट कर रहे हैं, इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 5,000 रुपए, ठीक है, तो बिल पेमेंट कर रहे हैं, ये अपने बैंक अकाउंट से काट देंगे, तो बैंक में जो 2 लाख रुपए इनके रखे हैं ना, उस बैंक अकाउंट में वो 2 लाख रुपए से ये 5,000 रुपए इनका बिल पेमेंट हो जाएगा, जिस भी कंपनी की लाइट इनके आती होगी उसको, ठीक है। अब
आगे और चीजें हैं जिन्हें हम समझेंगे कि पूरा पैसा अगर उसने निकाल लिया तो इस तरह की सारी काफी सारी बातें अभी इसमें हम करेंगे। सिंपल यहाँ पर मैंने SLR CRR इसलिए समझाया, आगे इनका डिटेल में और है जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि बैंकों का बैंक है तो बेटा चढ़ावा तो करना पड़ेगा, ठीक है। बिना चढ़ावे के आज के समय में कुछ नहीं होता। तो वही बात है कि बैंक क्या कहती है, RBI के कुछ हिस्सा हमें दो। देखो, होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, देखो क्या लिखा है, RBI क्या करती है, होल्ड करती है बैंक का जो डिपॉजिट है उसके जो कैश रिजर्व मतलब बैंक अपने पास रखती है, ठीक है। RBI अपने पास रखती है कमर्शियल बैंक्स का, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू डिपॉजिट CRR विद कमर्शियल बैंक, मतलब CRR जो है वो उनको जमा कराना है कमर्शियल बैंक को RBI की, बस इतनी बात। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, देखो नाम से समझ में आ रहा है, उम्मीद की आखिरी किरण है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब उम्मीद की आखिरी किरण, ठीक है। किरण वेदी नहीं है ये, ठीक है, और किरण केर भी नहीं है, उम्मीद की आखिरी किरण है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये आपका कमर्शियल बैंक है, ये उसका पड़ोसी बैंक है, ये बैंक है, इसके पास ये कस्टमर है, इसने आया बोला भैया हमारे बहुत पैसे जमा तुम्हारे यहाँ, 3 लाख रुपए जमा है, तुम वापस करो पूरे। ये बैंक कहती है भाई साहब हमारे पास तो 1 ही लाख रुपए है। वो कहता मुझे क्या मतलब है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, मैं 3 लाख वापस चाहिए जाएगी इसके पास दौड़ी हुई कि पड़ोसी बैंक के पास के यार पैसे दे दो, हमारे पास नहीं है, ग्राहक आ गया मांगने। वो कह रहा सुनो हमारे पास भी नहीं है। उसने 1-2 जगह और ट्राई किया, सबने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। आखिरी ऑप्शन क्या है बैंक के पास, वो जाती है RBI के पास, बाड़ा बूम बूम, ठीक है। तो RBI आती है फिर गेटअप में, बोला हाँ क्या दिक्कत है, पैसे चाहिए, लो हम देते हैं। मतलब अगर बैंक को कभी पैसों की कमी पड़ जाए और लास्ट में अगर जो ऑप्शन होता है आपका पैसे अगर कहीं से जुगाड़ नहीं होते हैं तो RBI जो है वो आपके लिए आखिरी उम्मीद होती है किरण की, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, क्लियर है ना? जी हाँ, यस हाँ तो बस इतनी सी बात समझ नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इट मेक्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम, मतलब कमर्शियल बैंक को RBI क्या करती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है, बहुत जरूरत जब होती है तो क्या करती है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट टर्म लोन देती है। आगे देखो, इट गिव्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन मतलब लोन्स, ठीक है, फाइनेंशियल लोन पैसे के तौर पे देती है, किसको, कमर्शियल बैंक को। वही बात है, लेकिन फ्री में तो ये कुछ नहीं करते, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म भी दे रहे हैं तो बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो इनको चाहिए ही चाहिए, बिना सिक्योरिटी के RBI कमर्शियल बैंक्स को किसी भी हालत में लोन नहीं देगी, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी जब ऑप्शन है आपके पास, कहीं से पैसा अरेंज हो रहा है, आप जाओ RBI आपको पैसा देगी, लेकिन बदले में आपसे क्या करेगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेगी और वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होगा एक तरह से, ऐसा नहीं दे के भूल जाओ, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ये RBI से जो पैसा लेकर जा रहा है ना उसको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। RBI करण अर्जुन की माँ है, ठीक है, और ये बैंक करण अर्जुन है, तो इनको कभी ना कभी लौट के वापस जाना है, जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी RBI की, तो इसलिए पैसा जो है वो जमा कराना पड़ेगा आपको, वापस देना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है। वरना RBI बाद में कहेगा माँ मेरी शक्ति वो गलत फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। देखा तुमने ऋतिक रोशन करता है अपनी मूवी में, चलो बढ़िया यार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बात चल रही है, मजा आ रहा है मतलब Yes, क्या sir. चल रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर क्या बात कर रहा है, एज अ सुपरवाइजर, मतलब क्या है कि RBI जो है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी का सुपरवाइजर है, ठीक है। मतलब उन सभी को समय समय पर मदद करता है, ठीक है, उन सभी को समय समय पर एडवाइस करता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ये सब चीजें जो है RBI करने का काम करता है। देखिए, द सेंट्रल बैंक सुपरवाइजेस रेगुलेट एंड कंट्रोल द RBI, देखो क्या क्या बात है, सुपरवाइज करना मतलब RBI क्या करता है, जितनी कमर्शियल बैंक है उन पर ध्यान रखता है, उन पर निगाह रखता है, निगरानी, ठीक है, समय समय पर उनको देखता रहता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। रेगुलेट करता है मतलब, ठीक है, रेगुलेट करता है, कहने का मतलब क्या है समझ पा रहे हो गया मुझे लगता है, ठीक है। और कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक्स को, ये तीनों चीजें जो है सुपरवाइज रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम किसके हाथ में होता है, RBI के हाथ में होता है, ठीक है। फिर वो काम कैसे करेंगे, ठीक है, कंट्रोल कितना रहेगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब रूल्स रेगुलेशन बनाना, कितना % इंटरेस्ट वो लोगों से ले सकते हैं, ठीक है,
कितना परसेंट उनको सीआरआर रखना है, कितना परसेंट एसएलआर रखना है, ये सब चीजें डिसाइड करने का काम आरबीआई करती है। द रेगुलेशंस में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ठीक है। मतलब एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई जो है मान लीजिए नई ब्रांच जो है अपना ओपन करना चाह रहा है, ठीक है, कहाँ पर, मान लो मुरार में तो वैसे ही बहुत, मान लो एक और करना है, ठीक है, या कहीं भी मान लो, ठीक है, एक और नई ब्रांच, तो उसको कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। सुनो भाई साहब, हमें एक और नई ब्रांच खोलनी है, अब बताओ क्या प्रोसेस है, तो लाइसेंसिंग के लिए बात करना है, ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है, ये सब चीजें, मैनेजमेंट, अगर आप और कुछ नई चीजें करना चाहते हो, कोई बैंक जो है अमलगमेट और लिक्विडेट होना चाहती है, बैंक जो है मर्ज होना चाहती है, अगर ये सब चीजें करनी, मर्ज होना मतलब एक साथ मिलकर के काम करना, ठीक है। अच्छा, मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क है, अमलगमेशन क्या, ये सब चीजें अलग अलग है अपने आप, अलग ही, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, ठीक है। अमलगमेशन मतलब ए प्लस बी, दो कंपनियां या दो बैंक है, दोनों मिलकर के या तो ए बन जाएगी या फिर बी बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, मर्जर हो गया, ठीक है, ये मर्जर हो गया, ठीक है, मर्ज हो गई एक दूसरे में, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, अमलगमेशन होता है ना। और क्या क्या है, जैसे ए प्लस बी है, तो ये दोनों मिलकर के कोई नई बैंक बन गई, सी बन गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि अपने आप में सब अलग है, मतलब दो बैंकों को जोड़ना है, अलग होना है, रिश्तेदारी करनी है, नहीं निभानी है, ऐसा कुछ भी है, तो उन्हें आरबीआई जो है उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि जितने इंटरेस्ट रेट हैं, जितने सीआरआर एसएलआर के परसेंटेज है, ये सब चीजें फिक्स करेगा कमर्शियल बैंक के लिए कौन, आरबीआई करेगा। और देखो समय समय पर आरबीआई क्या करता रहेगा, कमर्शियल बैंक जो हैं उनके यहाँ इंस्पेक्शन करता रहेगा, देखता रहेगा कि कहीं से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हो रही है तो पकड़ के लगा दो भी पछाड़, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इस तरह से देखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किस तरह से ये काम करते हैं, यस सर। है ना। बहुत यस सर। जी हाँ। यस। इसको नोट जो है इनको पढ़ने लिखने के साथ साथ एक जरूरी चीज क्या है कि आप लोग क्या कीजिए, बुक रीडिंग जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट है इसके अलावा आपको एक आध पॉइंट और मिलेगा, है ना, उससे आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, ठीक है। वो जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीजें जो है काम करती हैं, है ना। आपके पास जो भी राइटर है XYZ, ठीक है, आप उसके हिसाब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को, उन टॉपिक्स को आप जो है बुक रीडिंग करो। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इनमें थ्योरी के रहते हैं। बिजनेस में है एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का बिजनेस में, तो देखेंगे उसको, हालांकि कभी 2-3 साल में एक आध बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो, ऐसा नहीं है कि हर साल पूछते ही हैं उसको। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में तो न्यूमेरिकल का पोर्शन है 20-25%, नेशनल इनकम से है आपका, मल्टीप्लायर से है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे, इसी बुक का है। बाकी का जो आपका 70-80% पोर्शन है वो पूरा थ्योरी है। तो थ्योरी पोर्शन में आपको, या थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके अंदर टर्म्स जो है, ठीक है, शब्दावली जो है आपकी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो शब्द हैं आपके, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो लैंग्वेज है ना आपको इकोनॉमिक्स की और बिजनेस की, वो सीखने ही आपको बुक से मिलेगी, बुक रीडिंग करने से ही मिलेगी, है ना। हवा में अगर आप सोचोगे हम अपने मन से लिखाएंगे, तो लिख तो दोगे आप, आपको आता होगा कॉन्सेप्ट, लिख दोगे आप, लेकिन उतना इंप्रेसिव आंसर नहीं बनेगा जितना इंप्रेसिव आंसर होना चाहिए, ठीक है। टूटा फूटा जोड़ के लिखाओगे, लेकिन वही चीजें के नंबर फिर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नंबर अच्छे चाहिए, स्कोर करना है आपको, और 12th क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब बातें आप जानते हो, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत अलग से करना जरूरी है, ठीक है। ज्यादा मेहनत ज्यादा नंबर, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो बुक रीडिंग मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप डेली बुक रीडिंग करते हैं, जितना आपको पढ़ा दिया उतना, इसके बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर जो बंदा स्टूडेंट जो भी है वो बुक रीडिंग कर रहा है ना, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। वो कॉन्सेप्ट को इतना चमका के लिख सकता है, ठीक है, जैसे अपन पीताम्बरी से एकदम किसी बर्तन को चमका देते हैं, क्योंकि उतना पॉलिश होते हैं उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको पता है कि कहाँ क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। बुक पता है आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बताती है कि इसके बाद ये लिखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करती है ना। शब्दावली टर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो शब्द आप यूज करते हो जो बुक में पढ़ोगे, वो लैंग्वेज के यूज करोगे आप आंसर्स में, तो एक इंप्रेसिव आंसर आपका तैयार होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा प्रवचन ना देते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ठीक है, चौथा बड़ा फंक्शन है, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हमें पढ़ने, 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, 6 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है शायद, यहाँ लिखा है क्वांटिटेटिव वेपन्स और यहाँ पर भी लिखा है क्वांटिटेटिव वेपन्स, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स, वेपन कह लो मेजर्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव मेजर्स है। किस चीज के हैं, किस लिए हैं, क्यों हैं, होते क्या है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी इनको जानने की, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी उस उत्सुकता को दूर किया जाएगा और एक एक करके इन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह हमने रखी हुई है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस रखा हुआ है, इंटेंशनली रखा हुआ है हमने। ठीक है, जो आपको ये हो सकता है एलियन टर्म्स लग रही हो ना यहाँ पर एकदम ऐसे, CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओहो क्या है ये, किस बला का नाम है ये। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है। ठीक है, इधर हम कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे, क्या है सर हमें बताइए, तो देखो एक एक करके समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है बच्चे कि आप बहुत ध्यान से इन्हें सुनने वाले हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है बड़ा घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा कि बेटा CRR क्या होता है बता दो, है ना, रिश्तेदार नहीं लग रहा हो आपको जो मतलब ऐसे पूछेगा, वो आपसे बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, एकदम समझ रहे हो, फॉर्म में रहेगा वो। CRR जो है उसमें हमने ये घटा दिया CRR या बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमी पे, इस तरह के, समझ रहे हो, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे जाएंगे आज के टाइम में, ये बात समझो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का जमाना गया यार, वो 2010 तक चलता था, 2012 तक, उसके बाद क्वेश्चन जो है पेपर जो है उसका पैटर्न बदलना चेंज हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे जिससे बच्चे का दिमाग खुले। ठीक है, 2014, 15, 16 फिर तो और डिफिकल्ट होता गया ये एग्जाम आपका। ठीक है, आज के टाइम में आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो मतलब आप कॉन्सेप्ट रट के जा रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीज अगर आपको पता है तो आप आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इम्प्लीकेशंस ही पूछे जाते हैं, वो ये नहीं पूछेगा CRR क्या है, वो ये पूछेगा CRR के घटने बढ़ने से फर्क क्या पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, इसलिए बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। अब समझो, ये आप हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम क्या है, मंजुलिका। ठीक है, लड़के कुछ और मान सकते हैं, लड़कियां मान लें। ठीक है, मंजुलिका, ठीक है, ऐसी ये मंजुलिका आई है। ठीक है, तो ये बैंक में अपना पैसा जमा कराने गए, इन्होंने जमा कराया मान लीजिए 10 लाख रुपए, है ना, और इस 10 लाख का एक हिस्सा जो है ये लोन दे देगी बैंक। ठीक है, मान लीजिए 7 लाख रुपए बैंक लोन दे रही है इन भैया को। ठीक है, बाकी का जो 3 लाख बच रहा है, 3 लाख में से क्या कर रही है, RBI को 1 लाख रुपए दे दिया बैंक ने। ठीक है, RBI के यहाँ जमा करा दिया, तो ये जो 1 लाख रुपए है इसे CRR कहेंगे। ठीक है, ये हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, ये बात समझ में आ रही थी। यस सर। और ये जो 2 लाख रुपए बच गया इसको SLR कहते हैं, ये जो 2 लाख रुपए बच गया इसको SLR कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मतलब क्या है कि Yes, जो एक इनकम, ठीक है, मतलब इनकम कह सकते हैं, डिपॉजिट जो है, इनकम नहीं कहकर डिपॉजिट कहें, जो बैंक के पास एक डिपॉजिट आ रहा है उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं पहले। ठीक है ना, पहला टुकड़ा जो है, पहला हिस्सा क्या है, वो लोन के लिए है, एक और हिस्सा जो वो CRR बन जाता है, और एक और हिस्सा जो उसका SLR बन जाता है। CRR और SLR के परसेंटेज जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं RBI के हिसाब से। ठीक है, तो ये एकदम ऐसे हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं, तो आप कहो सर ये कितने परसेंट ही रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो घटता और बढ़ता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, RBI करती रहती है वो। ठीक है, RBI जो सर्कुलर दे देगी इतना परसेंट चलाना है, कमर्शियल बैंक चुपचाप उतना चलाएंगे, फालतू बात करेंगे नहीं, पता है मार पड़ेगी अभी। ठीक है, तो इस तरह से कहानी है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया CRR और SLR का, ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो इस चैप्टर में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाकी इसके आगे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड वाला। ठीक है, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड का, वहां पर इन सब टर्म्स के अगर ये टर्म्स नहीं आती। जी सर SLR एक बार री एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, बिल्कुल करेंगे, वापस से देखेंगे एक बार। मैं क्या कह रहा था पहले वो कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के एक चैप्टर हम देखेंगे, वहां पर ये सारी चीजें अगर नहीं आती तो वो चैप्टर नहीं आएगा पहले आपको, क्योंकि CRR SLR ये सब टर्म्स जितनी हम पढ़ने वाले हैं ये सब आनी चाहिए पहले आपको, अगर ये आती है तभी वो चैप्टर समझ में आएगा। और फिर वहां पर हम पढ़ेंगे कि इनके घटने बढ़ने, इनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, किस तरह से ये जो है इकोनॉमी में रोल प्ले करती हैं।
ठीक है, इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सब चीजें हम वहां पर और देखेंगे। फिलहाल मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, SLR CRR में क्या बात की हमने। 10 लाख रुपए है, कोई दीदी है, इन्होंने पैसे जमा किए बैंक में, तो बैंक के लिए डिपॉजिट है। बैंक क्या करेगी, इसके 3 हिस्से करेगी। 10 लाख के इसने एक हिस्सा किया, इसको 7 लाख का जो लोन दे देगी किसी को बैंक, ठीक है। बाकी का एक हिस्सा जो है RBI को दे रही है बैंक, 1 लाख रुपए, इसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और बाकी 2 लाख रुपए जो है, ठीक है, बैंक ने अपने पास रखे हुए संभाल कर, क्योंकि कल को ये दीदी मान लीजिए आ गई चेक लेकर, ठीक है, 20,000 रुपए का, के भैया अरे हमें तो पैसे देने हैं, ठीक है, जिम लगा रखी है हमने तो उसको पैसे देने हैं, ठीक है, तो लाओ फटाफट से 20,000 रुपए चेक काट के दे देगी, तो बैंक कहाँ से पैसे देगी? बैंक ये पैसा रखती है, इससे कस्टमर आएगा ना बैंक के पास, तो उसका पैसा उसको ही तो दोगे, वो मना थोड़ी कर दोगे कि नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? वैसे मारेगा वो पकड़ के, ठीक है। SLR क्या है, वो अमाउंट जो बैंक अपने पास रखती है अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स जो है ना, उनके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल करने के लिए, वो SLR जो है होता है, ठीक है, समझ में आ रहा? अब आप कहोगे सर 2 लाख रुपए वो 10 मांगने आ गई तो क्या होगा? है भैया, तो समस्या हो जाएगी। तो क्या होता है बेटा, बहुत सारे ग्राहक हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक के पास एक कस्टमर है, करोड़ों लाखों हजारों कस्टमर है, तो सबका पैसा जमा है बैंक में, और SLR जो है सबके हिस्से का थोड़ा थोड़ा SLR निकाल के एक बहुत बड़ी, मतलब करोड़ों अरबों तक की राशि जो है SLR में जमा रहती है, ठीक है। SLR में करोड़ों रुपए जमा रहता है बैंक के पास, हर किसी के बंदे का जिसने डिपॉजिट किया उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा SLR में रखते हैं, तो जिसको चाहिए उसको देते रहते हैं, ठीक है। कभी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन जो है वो क्या था कि अगर इन केस कभी ऐसा हुआ, ठीक है, मैं किस मतलब मुझे याद आ रहा है, कहीं देखा था मैंने, अभी 2019 या 20 के किसी क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर में देखा था कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, मैं क्वेश्चन मतलब रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर ऐसा हुआ कि जितने कस्टमर हैं बैंक के वो सारे आ गए पैसे लेने के लिए, ठीक है, वो सारे आ गए, बोले नहीं भाई साहब हमें पैसे दो, हमें कोई मतलब नहीं, आप क्या नहीं रखना, ठीक है, तो फिर क्या होगा इससे? कभी, हालांकि ऐसी स्थिति होगी नहीं कभी देश में, ठीक है, और लेकिन आज के टाइम में भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उसने क्या किया हुआ है, कुछ हिस्सा अपने पास रखा है, जो कस्टमर आते हैं डे टू डे रूटीन, मतलब अपने खर्चे के लिए पैसा निकालने, है ना, ATM से निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के 2 लाख रुपए हैं, तो वो हर महीने सैलरी आ रही 2 लाख, तो उसमें से 10, 20, 50 लाख, 2 लाख पूरे खर्च नहीं करता वो, 1.5, 1 लाख इतना खर्च कर लेगा, लेकिन कुछ पैसा बैंक में रहता ही है उसका। तो इस तरह से बैंक अपना काम चलाती रहती है, और कुछ पैसा लोन पे दे रखा, तो वो पैसा कहाँ से लाएगी बैंक अगर सारे कस्टमर आ गए तो पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाने वाला है, ठीक है, और इकोनॉमी उस सिचुएशन के अंदर पूरी की पूरी डगमगा जाएगी भारत देश के, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो गया तो। हालांकि कभी ऐसा होगा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन केस हो गया तो, ठीक है। एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, क्या नजरिया है आपका, ठीक है, उसको जानने के लिए था। कोई रटा हुआ क्वेश्चन, मतलब वहां पर आंसर लिखने का सीन नहीं था, ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसका क्या फर्क पड़ सकता है वो आपको वहां पर लिखना होता है, ठीक है। तो ये SLR CRR समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जिस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चंस को हम, मतलब आज तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम इसी तरह के क्वेश्चन से जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगा, उन्हें हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, पक्का देखेंगे, ठीक है, और मजा आएगा आपको क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिस्काउंटेड रेट, इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये सर समझिएगा आपका है बैंक, ठीक है, ये क्या है आपका बैंक, और ये है आपका क्या, RBI। ये कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ये है आपका RBI, क्या है? RBI, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, मतलब हमारे टाइम का किस्सा है, 11th क्लास में जब हम हुआ करते थे, ठीक है, जब हम नए नए थे कॉमर्स में 11th क्लास में, तो किसी टीचर का वहां पर जो है क्लास असाइन हो गई उनको, तो वो आए और बोले अच्छा कॉमर्स की क्लास है, हाँ वो साइंस के टीचर थे, तो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने किसी एक बच्चे को पहले खड़ा किया, उससे पूछा एक क्वेश्चन कि बेटा रेपो रेट क्या होता है, और हम ऐसे सर ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में? फिर उन्होंने मुझसे पूछा रेपो रेट क्या होता है, मतलब हमारे लिए एकदम नई चीज थी, तो हमने कहा सर नहीं पता, और उन्होंने कहा कि कॉमर्स वाले बच्चे आप लोगों को ये चीज नहीं पता, तो फिर उन्होंने हमें बताया, हमने कहा सर कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो फिर बोले हो सकता है, लेकिन फिर जब हम 12th में आए तो हमें पता बड़ा अच्छा ऐसा कुछ भी होता है, तो ठीक है, मतलब
स्टार्टिंग फेज 11-12 जो है सीखने का ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीजें बहुत बेसिक हैं और आपको पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी उम्मीद करेगा कि आप कॉमर्स के बंदे हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पता होने चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें हैं कॉमर्स वालों के लिए, तो मतलब पता ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे साइंस वालों को पता ना ग्रेविटी और न्यूटन के फॉर्मूले रटे रहते हैं, वैसे आपको ये चीजें एकदम ऐसे जुबान पर होनी चाहिए, ओहो, ठीक है, ऐसे वाला। चलो समझते हैं। रेपो रेट क्या है? ये कमर्शियल बैंक है, ये गया किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है। इसके पास गया, बोला भैया हमें लोन दे दो। आरबीआई कहता लोन दे देंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बदले में क्या देना पड़ेगा? लोन दिया इसने, ठीक है, लोन लेने का लोन दिया, लेकिन बदले में आपको आरबीआई को क्या देना पड़ेगा? जब आप लोन वापस कर रहे हो उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहानी चलने वाली है कि बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास गया और बोला हमें लोन दे दो, करा, ठीक है भैया लोन दे देंगे तुमका, लेकिन बदले में आपको, मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को लोन देना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर। तो भैया देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने लोन लिया मान लीजिए 30 करोड़ रुपए का, ठीक है, और 30 करोड़ पे मान लीजिए हम 1 करोड़ रुपए क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जो 1 करोड़ रुपए है ना बेटा इंटरेस्ट के, इसे कहते हैं रेपो रेट। जी हाँ, क्या समझ में आया? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है कि अगर हम आरबीआई से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए का सर? नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना है? अब वो जो 1 करोड़ जो है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल, ठीक है, 100 करोड़ है, ठीक है, एग्जाम्पल इजी कर लेने के लिए 100 करोड़ लोन लिया है, उस पर 1 करोड़ रुपए पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 1 करोड़ मतलब कितना? 1% हो गया। तो ये जो कितना परसेंट है, समझ रहे हो ना? रेपो रेट, कितना रेपो रेट है, मतलब कितना इंटरेस्ट देना है अपन को, ये रेपो रेट होता है। और रेपो रेट हमेशा शॉर्ट टर्म लोन्स पर लगता है। बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से जो शॉर्ट टर्म लोन लेता है, उस पर जितना परसेंट जो है ब्याज देना है आरबीआई को, वो आपका रेपो रेट होता है। जी हाँ, समझ में आया या नहीं बताइएगा? यस सर। एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग के अंदर तक जाना चाहिए सर, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब अब कहानी है आगे चलने, ठीक है। तो कहानी ऐसी है, अब देखते जाओ, ठीक है, इनको हम रीड करेंगे अभी, है ना, लेकिन बस कॉन्सेप्ट अभी हम बिल्ड कर रहे हैं अपने, फिर है ना, किताब का लिखा हुआ और नोट्स का लिखा हुआ तो हम पढ़ ही लेंगे, उसमें नया क्या है, ठीक है। अब देखो, सुनना मेरी बात, सुनो, मजा आएगा। 1-2 मिनट जो है अपनी क्लास आगे जा सकती है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बैंक जो है वो आरबीआई को कहती है, सुनो भाई साहब हमारे पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा हमारे पास, बैंक कहती है, मतलब हमारे पास सरप्लस मनी है। क्या है? सरप्लस मनी। तो हम क्या करते हैं, आप क्या जमा करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। बैंक क्या कह रहा है, कमर्शियल बैंक क्या कह रहा है, हमारे पास बहुत पैसा, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अंबानी हमारे बैंक में खाता खुलवा के रखा है, ठीक है, हमारे पास बहुत पैसा, सरप्लस मनी है हमारे पास, हम आपके आरबीआई को कहते हैं हम आप क्या जमा करा देते हैं, खूब जितना चाहिए उतना करा देते हैं। आरबीआई कहता है करा दो, हमें क्या टेंशन है। क्यों कराते हैं इसके रीजन भी हम देखेंगे, ठीक है, उन पर भी आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल क्या बात चल रही है कि आरबीआई कह रहा है करा दो, लेकिन वो कहता है कमर्शियल बैंक, देखो भाई साहब जब हमने आपसे पैसा लिया था तब आपने क्या किया था, ब्याज लिया था, अब हम आपके पैसे जमा करा के जा रहे हैं ना, आपकी फायदे ही आएगा कुछ ना कुछ। तो बोले एक काम करना, बदले में हमें इंटरेस्ट देना, फिर आप, अगर हम आपके यहाँ पैसे जमा करा के जा रहे हैं, मतलब आपको पैसे देके जा रहे हैं ना, तो आप हमें ब्याज देना। आरबीआई कहती है यार बहुत चतुर हो तुम तो, के मतलब जब तुम्हें जरूरत थी तुम हमसे ले गए तो हमने ब्याज ले लिया, और अब तुम्हारे पास हमें देके जा रहे तो ब्याज लोगे बदले में। आरबीआई कहता बेटा चल ठीक है ले लेना ब्याज, लेकिन एक और बात कहता है वो, पता है क्या? वो एक और बात कहता है, पता है क्या? एक सेकंड रुकना, बता रहा हूं। हाँ, तो क्या बात चल रही है देखो, कि आरबीआई कहता है कि भाई साहब देखो, जब तुमको जरूरत थी, तुमने जब पैसा हमसे लिया तब तुम्हें जरूरत थी, हमें ही कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम रख के जा रहे हो। तो बोला हमने अगर मान लो 10% का ब्याज लिया था, लेकिन तो हम 10% थोड़ी दे देंगे, 10% नहीं देने वाले हम। बोले हमें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इसलिए रख के जा रहे हो। तो कमर्शियल बैंक कहता भैया कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, 4 से 5% दे दोगे, 4 या 5% दे दोगे, मान लो 4% दे दोगे। आरबीआई कहता हाँ 4% दे देंगे हम, क्यों, हमें जरूरत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा तुम्हारे पास तो रख जाओ,
तो हम दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सरप्लस मनी रख के जाती है और उस पर आरबीआई लौट करके कमर्शियल बैंक को अगर इंटरेस्ट देती है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना रिवर्स रेपो रेट, क्लियर है सर। Yes, sir. और एक चीज सीखो, Yes. रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमेशा कम होगा, ठीक है, रेपो रेट से। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि कमर्शियल बैंक जरूरत में पैसा लेगी उसमें, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट RRR, इसमें क्या होगा कि आरबीआई को जरूरत नहीं है, ठीक है, कमर्शियल बैंक पे ज्यादा इसलिए देके जा रही है तो कम इंटरेस्ट देगी, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा और रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। अब मान लो 3 दिन की हॉलीडे हो गई बैंक की, तो 3 दिन के लिए बहुत पैसा है कमर्शियल बैंक पे, 3 दिन रखा, पता कस्टमर लेने नहीं आएंगे, वो आरबीआई की जमा करा देगी 3 दिन के लिए, ऐसा करते हैं बैंक, तो 3 दिन का ब्याज ले लेगी वो, तो ऐसे चलता है पूरा सिस्टम, ठीक है। समझ में आया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की कहानी, समझ में आई है क्या आप लोगों को? जी हाँ बताइए। Yes, sir. Yes. इसको हम, हाँ इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट है हम जो हमें डिस्कस करने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको रीड भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।